हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकॉनमी दिस वीक के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 21 से लेकर 27 जुलाई के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे डॉट कॉम बबल क्या है, पेटेंट फाइलिंग्स में क्या बढ़ोतरी हुई है, वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट आई है भारत की सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, एंड एक नई टूरिस्ट जो स्कीम है उसका क्या अर्थ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें समझना है वो डॉट कॉम बबल के बारे में है। देखो, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है एंड कुछ करंट अफेयर्स का पर्सपेक्टिव भी है। पहले हम इसका थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। देखो, एक्चुअली ना ये जो वर्ड है डॉट कॉम आजकल तो बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो डॉट कॉम पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में अगर हम बात करें ना, लेट 1990s में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि उस टाइम डॉट कॉम वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाएंगी। एक्चुअली आपकी जो कंपनीज कहीं ना कहीं इंटरनेट के साथ थी लिंक्ड, है ना, इंटरनेट के साथ रिलेटेड जो कंपनीज थी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो इनफैक्ट ना इन्वेस्टर्स ने ये भी नहीं देखा कंपनी अच्छी है खराब है या कैसी है, बस ये देखते थे अच्छा पीछे डॉट कॉम लगा हुआ है तो एक काम करते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला कि दुनिया को ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय के अंदर जो वेब बेस्ड बिजनेस है ना, इंटरनेट बेस्ड, वो उठेगा ही उठेगा। एंड इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा पैसा इस तरह के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के अंदर पंप किया जाने लग गया। ठीक है, इनफैक्ट कुछ ने बस जबरदस्ती डॉट कॉम का नाम रख लिया कि चलो ठीक है अपने पास इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगी। अब देखो, जब इतना ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं होने लग गया, पर हमें पता था कि ठीक है टेक्नोलॉजी कंपनीज आगे बढ़ेंगी, पर उतना भी नहीं शायद हो सकता आगे बढ़े। तो हमें नोटिस करने को मिलता है कि 1990s के बाद, खासकर 2000 के आसपास और 2000 से लेकर 2002 के बीच में, ये जो डॉट कॉम कंपनीज थी ना, ये उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई जितना इन्वेस्टर्स ने सोचा था। फिर क्या हुआ, जब रियलिटी सामने आई सब लोगों के कि भाई हमने तो ज़्यादा ही कुछ सोच लिया था कि बहुत खूब इन्वेस्टमेंट करेंगे खूब प्रॉफिट आएगा, पर वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर इन्वेस्टर्स ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने लग गए, यहाँ से डॉट कॉम कंपनी से बाहर निकालने लग गए। अब उस समय क्या होता है, फिर जब इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी तो एक बहुत बड़ा क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि जो यूएस का आपको नेस्डैक देखने को मिलेगा, जहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनीज मेजरली आपको देखने को मिलती हैं, वो लगभग 70% यहाँ पे गिर गया अपने पीक से। इतना ज़्यादा एक क्रैश हुआ, तो एक बबल सा बन गया था डॉट कॉम कंपनीज का। और जैसे वो बबल बस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं कंपनीज को जो इन्वेस्टमेंट थी वहां से बाहर गई। कंपनीज ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो खत्म हो गए, कंपनीज के हजारों लाखों नौकरियां यहाँ पे गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं लेट 1990s के अंदर। तो ये तो चलो हो गई बात हमारी तब की कि तब हुआ क्या था 1990 और 1900 मतलब 1999, 2000, 2001, 2002 के समय इस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी वो तो हमने समझ लिया। पर फिर सर हम आज इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आज भी ना कुछ सिमिलर चीज़ें ही चल रही हैं। कैसे, आज के समय हम बात कर रहे हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, अब आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। आज भी हमें ये लग रहा है दैट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, ये कहीं ना कहीं किसको बिलोंग कर रहा है, ये एआई को बिलोंग कर रहा है। तो हो पता क्या रहा है, जो कंपनीज आज के समय एआई की फील्ड में काम कर रही हैं उनके अंदर भी खूब सारी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम आ रही है। ओके ओके, इतनी ज़्यादा कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आ चुकी है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या वो फ्यूचर में वाकई में वो एक्सपेक्टेशन मीट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग ना इसको डॉट कॉम बबल के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। आप आज के समय आप नोटिस कर पाओगे ना, आप लोगों को S&P पता होगा, S&P 500। S&P 500 क्या है, बेसिकली यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 की। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, जो यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर आपकी जो 500 सबसे इंपॉर्टेंट, या रेदर आई शुड से सबसे 500 जो सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ना, उनके परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करता है कि सबसे 500 जो बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे मूव करी, ऊपर गई नीचे गई। तो एक इंडेक्स है वहाँ का S&P 500। अब आज के समय अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी कंपनीज इस S&P 500 में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। लगभग 34% जो टोटल मार्केट कैप है वो आपका टेक्नोलॉजी कंपनी से ही बना हुआ है।
इनफैक्ट आज के समय टॉप 10 यूएस फर्म्स की अगर हम बात करें तो उनमें से 8 तो क्या हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज ही हैं, जैसे आपका एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो S&P 500 का 40% फॉर्म करती हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज आज के टाइम कितनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। खूब इनके अंदर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो कई लोग ना इसको डॉट कॉम बबल के साथ रिलेट करने लग गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई भी एक बहुत बड़ा बबल है, आज के टाइम खूब पैसा मिल रहा है, पर अचानक से ऐसा हो सकता है कि जो रियलिटी थी वो एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले काफ़ी कम रहे एंड उस केस में हो सकता है कि एआई की कंपनी से बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रिलेट किया जा रहा है आज के समय के ऊपर। बट फिर भी अगर हम बात करें, आज के समय टेक्नोलॉजी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, बट अगर हम बात करें डॉट कॉम पीक की तो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम ही हमें नोटिस करने को मिलेगी। तो जनरेटिव एआई की ग्रोथ है उसके लिए $2.9 ट्रिलियन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो अगर देखो कुछ ऐसा होता है कि एआई प्रोग्रेस कहीं न कहीं धीरे हो जाती है, जितना हमने सोचा है कि एआई जितनी तरक्की करेगी उतना तरक्की नहीं कर पाती, तो उस केस में जो भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा कमी, एक बहुत बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो आई होप ये जो डॉट कॉम बबल का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, 1999 2000 के आसपास का टाइम था, वो आप समझ पाएंगे एंड कैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसको 2025 के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। आई होप वो रिलेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया विटनेसेस 44% सर्ज इन आईपी फाइलिंग्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। देखो सबसे पहले हम आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल कुछ आपके दिमाग के साथ लिंक्ड होता है, कुछ आपकी क्रिएशन, कुछ आपकी इन्वेंशन, ये भी तो आपकी प्रॉपर्टी हुई। देखो एक तो होती है आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपके ठीक है बैंक अकाउंट में पैसा, वो टेंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है। बट आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करूँ, ये इंटेंजिबल है। आपका दिमाग की कोई क्रिएशन है, आपकी कोई इन्वेंशन है, वो इंटेंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है ना। बट हम इनोवेशन को, इस तरह की क्रिएशन को हम चाहते हैं कि उनको भी लीगल प्रोटेक्शन मिले। दैट इज़ वाई वी हैव आईपीआर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्रिएटर को, इन्वेंटर को दिया जाता है, उनके लीगल राइट्स हैं कि उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से या इंटेलेक्चुअल वर्क से जो बेनिफिट हो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल इन्वेंटर हो उनको ही होना चाहिए, कोई रैंडम बंदा ना उससे फ़ायदा यहाँ पे उठा पाए और एक्चुअल इन्वेंटर को फ़ायदा ना मिले। इसी को इंश्योर करने के लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे यहाँ होती हैं। जैसे आप सब लोगों ने ना पेटेंट के बारे में सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी कंपनी ने हज़ारों डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के कोई यहाँ पे मेडिसिन बनाई है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा पूरा का पूरा इस कंपनी ने खर्च किया, तो भाई जब आगे जाके उस मेडिसिन को बेचकर फ़ायदा करने की ज़रूरत होगी, तो वो भी कंपनी को जाना चाहिए, रेदर देन कोई रैंडम कंपनी ने इस मेडिसिन को देख लिया और उसी को कॉपी करके इन्होंने खुद की मेडिसिन बना ली। तो इनको फ़ायदा हो जाएगा, ओरिजिनल इन्वेंटर को तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। उससे पता क्या होता है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट अच्छा नहीं होता, उस केस में फिर लोग इन्वेंशन करने से या इनोवेशन करने से डरते हैं कि क्या ही फ़ायदा इनोवेशन करने का, कोई फ़ायदा तो हमें मिलेगा नहीं। तो जैसे पेटेंट हो गया ना, पेटेंट इसी चीज़ में हेल्प करता है कि नई इन्वेंशन को, जिनकी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ न्यू, नोवल कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो उनको यहाँ प्रोटेक्ट करता है। तो भारत में हमारे यहाँ पे पेटेंट एक्ट 1970 है, 2005 में हमने इसको अमेंड भी किया और जो ट्रेड इंटेलेक्चुअल ट्रेड ठीक है ना, ट्रिप्स है आपका, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके साथ हम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लाई भी करते हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे, जब आप पेटेंट फाइल करोगे उसके 20 साल के लिए आपको ये पेटेंट का एक्सक्लूसिव राइट आपको यहाँ पे ये देता है। उसके अलावा ट्रेडमार्क्स होते हैं आपके पास, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे इस तरह से एम है तो आपको समझ आता है यार ये मैकडी का सिंबल है, राइट। इसी तरह से आप नोटिस कर पाओगे हर किसी का अपना, जैसे ये पीडब्ल्यू का भी आपको यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका लोगो होता है। इसी तरह से सिंबल, नेम, तो कहीं ना कहीं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास ट्रेडमार्क एक्ट है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ब्रांड आइडेंटिटी को यहाँ पे प्रमोट करता है। उसके अलावा कॉपीराइट्स होते हैं हमारे सामने, जैसे किसी का कुछ म्यूजिक हो गया, कोई बुक लिखी है किसी ने या गाना लिखा है, ठीक है ना, तो उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉपीराइट एक्ट। उसके लिए ऑथर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट को यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक हो सकता है किसी पर्टिकुलर मास प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट की, उसकी शेप, पैटर्न, कलर, जैसे बॉटल का आपका क्या साइज़ होगा, ठीक है, कोका कोला की बॉटल कोई कॉपी ना कर ले, जो बॉटल का उसका शेप वगैरह है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देन देयर आर ट्रेड सीक्रेट्स ऑल्सो। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? फॉर्मूलाज, प्रोसेस, टेक्निक हो गया,
जैसे कई बार कोका कोला का ही क्या उसके पीछे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, वो ट्रेड सीक्रेट कवर करता है। भारत में इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एज सच नहीं है, बट कॉमन लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत ये भी प्रोटेक्टेड है। बाकी इसके अलावा जीआई टैग्स हमें देखने को मिल जाएंगे। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कई बार डिस्कस किया पहले भी, जैसे दार्जिलिंग चाय की बात होती है। अब दार्जिलिंग चाय जो है ना, वो दार्जिलिंग में ही बन सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है। ऐसा ना हो कि कोई इंसान बैंगलोर में बैठ के चाय बनाए और उसको दार्जिलिंग टी के नाम से बेच दे, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट वहीं के लोगों को होना चाहिए, तो वहां पर आपका जीआई टैग्स देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए हमारे पास जीआई एक्ट है, एंड आप नोटिस कर पाओगे ये 10 साल के लिए आपको वैलिड देखने को मिलेगा। एंड ये जो होता है ये 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिन्यू हो जाता है। बाकी ये रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करता है, लोकल ट्रेडिशन, कंज्यूमर राइट्स एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे देर इज प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट। ये कहीं ना कहीं हमारे जो किसान होते हैं या फिर जो प्लांट ब्रीडर्स के राइट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। तो जो नई नई वैरायटीज डेवलप करते हैं तो वो भी प्रोटेक्टेड है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, ठीक है। अब भारत के अंदर ना इनमें बढ़ोतरी हुई है आईपी फाइलिंग्स के अंदर। आप इसका डेटा देख सकते हो कि 2020-21 के अंदर कुछ 4 लाख के आसपास फाइलिंग्स थी, पर आज के समय वो 6.89 लाख हो चुकी हैं। तो 5 साल के अंदर 44% का इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका रीज़न यही है कि आपके आईपी फाइलिंग का बढ़ना दिखाता है कि लोग इनोवेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, एंड यहाँ हमें उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। उस तरह से जीआई इंडिकेशन जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है उनमें 380% इंक्रीज हुआ है, पेटेंट के अंदर 180%। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव इंक्रीज, ठीक है। और ये रीज़न क्या है? देखो, पहली चीज़ तो हमने रिफॉर्म्स किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टाइमलाइन फिक्स कर दी। ऐसा ना हो कि अनलिमिटेडली आप इस पे ऊपर काम करते रहो। प्रोसीजर को हमने आसान कर दिया फाइलिंग का। पहले बहुत मुश्किल आती थी फाइलिंग करने के अंदर प्रोसीजर में। अब हमने जो फॉर्म्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो सब चीज़ें जैसे हम कर रहे हैं ना, तो फॉर्म्स भी हमने यहाँ पे कम कर दिए। तो किसी को पेटेंट फाइल करना हो या बाकी चीज़ें फाइल करनी हो तो उतना मुश्किल प्रोसेस अब नहीं रहा। ट्रेडमार्क फॉर्म्स भी पहले 74 हुआ करते थे, अब सिर्फ 8 बन गए हैं, ठीक है ना। बाकी फीस में कमी कर दी गई है। जैसे स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए पेटेंट की फीस 80% कम कर दी गई है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेडमार्क्स के लिए, आपका नोटिस कर पाओगे 50% फीस कम कर दी गई है, डिज़ाइंस के लिए 75%। उसी तरह से हमने यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया है, रियल टाइम आईपी डैशबोर्ड, जो कहीं ना कहीं आपका डेटा फाइल करने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इनोवेटिव है या नहीं है, क्या पहले ही उसके रिगार्डिंग कोई आईपीआर है या नहीं है, तो एआई पावर्ड यहाँ ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी भी है, वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट शेयरिंग हो गया, सब आज आजकल ऑनलाइन होने लग गया है। एंड एक आईपी सारथी चैटबॉट हमने बनाया है जो इंस्टेंट सपोर्ट देता है हमारे यूजर्स को, जो कि आईपी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा हमने लोगों में अवेयरनेस भी जनरेट करी है आपके एनआईपीएम के अंतर्गत, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के अंतर्गत 25 लाख स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी को हमने इसके बारे में जानकारी दी है। उसके अलावा स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम भी है, ठीक है। तो आप आईपी फैसिलिटेशन के लिए काम करता है। एंड इसके अलावा आईपीआर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, नेशनल आईपी अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, 5 साल के अंदर 44% इंक्रीज आईपी फाइलिंग्स के अंदर हमें देखने को मिला है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडिया। अब इसका अर्थ क्या है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडिया? देखो, एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है रिजिलियंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया। इसको किसने निकाला है? आपके वर्ल्ड बैंक ने और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो इस रिपोर्ट ने ना भारत की जो शहर हैं, भारत की जो सिटीज हैं, उनके रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि भारत की सिटीज जो होंगी वो 70% नए रोजगार जनरेट करेंगी बाय 2030। कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपके जो शहर होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बट दिक्कत पता क्या है, ये फ्लड्स, हीट वेव्स, इनकी वजह से बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लडिंग की बात करें, उसके अलावा अर्बनाइजेशन अगर ढंग से नहीं होगा, स्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी, कंक्रीट ही सब जगह हो जाएगा, कोई ग्रीन पार्क्स या ग्रीन एरियाज होंगे ही नहीं। उससे कहीं ना कहीं हर साल $5 बिलियन का हमें नुकसान देखने को मिल सकता है बाय 2030। एंड ये नंबर 2070 तक बढ़ के $30 बिलियन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आप लोग जानते होंगे इन्वायरमेंट के अंदर आपने अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पढ़ा होगा।
जो आपका अर्बन एरियाज होते हैं ना, वो आपके आसपास के एरिया से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली ज़्यादा आपको वहाँ टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कॉन्क्रीटाइजेशन। आपके शहरों में बस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलती है, वहाँ कोई आपके ट्रीज या ग्रीनरीज इस तरह की स्पेसेस नहीं देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है। ठीक है ना? तो आप अंडरस्टैंड यहाँ पे कर पाओगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस भी यहाँ पे बड़ा है। ठीक है? इंडियन सिटीज़ को कहीं ना कहीं $2.4 ट्रिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा बाय 2050, ताकि वो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर पाएँ। इसके अलावा जिनके पास कहीं ना कहीं अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो अच्छा पैसा यहाँ पे रेस करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस रिपोर्ट ने कुछ बातें भी मेंशन करी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है अर्बन लोकल बॉडीज के कॉन्टेक्स्ट में। देखो हमारा पास जैसे 73rd अमेंडमेंट हमने किया, 74th अमेंडमेंट किया, तो 74th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ यहाँ पे ध्यान दे इस तरह की समस्याओं के ऊपर। हमारा देखो फोकस रहता है चीज़ों का, बट इन्वायरमेंट को हमने ध्यान में रखा ही नहीं है अर्बन प्लानिंग के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ उसकी तरफ भी यहाँ पे ध्यान दें। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, हमें इन्वेस्टमेंट तो रिजिलियंस के ऊपर करना ही पड़ेगा, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फ्लड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है? तो $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए होगा। उसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह की अर्बन ग्रीनिंग होगी, उससे ऐसा बताया जा रहा है कि 2050 तक हम हर साल 1.3 लाख डेथ्स यहाँ पे बचा सकते हैं, अगर हमने पॉलिसीज को ढंग से इम्प्लीमेंट किया। एंड म्यूनसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग, उन तक पैसा पहुंचाना, प्राइवेट सेक्टर का रोल होना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। बाकी आप लोग जानते ही होंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत है नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में कि 1944 के अंदर इसको यहाँ पे बनाया गया था ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो इसी वजह से आपके जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं उसमें दो एंटिटीज आ जाती हैं, एक है आपका वर्ल्ड बैंक एंड दूसरा है IMF। ठीक है? इसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से इन दोनों का यहाँ पे जन्म हुआ था, राइट? एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाएंगे। अब आप नोटिस करना, जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर आती हैं दो संस्थान, आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है IDA। पर जब मैं बात करता हूँ ना आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती हैं 5 चीज़ें। IBRD और IDA तो आता ही आता है, ठीक है ना? उसके अलावा अगर हम बात करें, तीन और आ जाते हैं इसमें, IFC, आपका ICSID और आपका मीगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे IBRD ये स्टार्टिंग में बन गया था, एंड यही इसका काम है कि दुनिया की डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करना। IDA की बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, ये जो दुनिया की सबसे गरीब देश होती हैं उनको यहाँ पे पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। IFC की बात करें, यहाँ पर आपके ये प्राइवेट लैंडिंग आर्म है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह को लैंड करती हैं। मीगा की बात करें तो यहाँ पर ना आपके इन्वेस्टर्स को एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है कि आप दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट करो, आपकी गारंटी यहाँ पे हम कर रहे हैं। और ICSID होता है सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, कुछ झगड़े वगैरह होते हैं उनको देखना। अब आप ध्यान में रखिएगा कि भारत यहाँ पर अगर हम बात करें ना, ICSID का मेंबर यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा बाकी सबका मेंबर है, IBRD का भी, IDA का भी, IFC का भी, एंड साथ ही साथ मीगा का भी इंडिया यहाँ पे मेंबर है, बट नॉट ऑफ ICSID। ये कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। लास्टली अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले आया करती थी, ठीक है, अब उसका जगह बी रेडी इंडेक्स एक आता है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है SASCI स्कीम। इसकी आप फुल फॉर्म पढ़िएगा, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स। ये स्कीम लॉन्च करी गई है। अब इसमें फोकस पता क्या है? देखो सेंटर गवर्नमेंट पता क्या करेगा सर, सेंटर स्टेट्स को यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेगा। किसको? स्टेट्स को। और स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना, उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मैनेज करना। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, 100 करोड़ रुपया सेंटर के द्वारा स्टेट्स को सैंक्शन किया गया। क्यों? ताकि जो ऋषिकेश है ना, जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, वहां पर अच्छे राफ्टिंग बेस स्टेशन हम यहाँ पे बना पाए। तो ये सारा जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना? और जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट। तो ये नाम वहीं से आया है, स्पेशल असिस्टेंस दी जा रही है किसको? स्टेट्स को, ताकि वो अपने यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए जिससे वो टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट कर पाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो यहाँ पर स्कीम को देखेगी और एंड टू एंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा, जिससे पूरी की पूरी वैल्यू चेन को हम यहाँ पे स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे सस्टेनेबल ऑपरेशंस हो गया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, टूरिज्म का इकोसिस्टम बेहतर हो पाएगा। तो ये सारे प्रपोजल्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इवेल्युएट होंगे, एंड अगर सही लगता है कि हाँ वहाँ पे ये सारा काम करना है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस के ऊपर फिर सेंटर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स फंड करेगा टिल मार्च 31, 2026, एंड फिर 2 साल के विद इन अंदर अंदर आपका जो स्टेट है वो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट एंड मैनेज करेगा, ठीक है। तो 40 प्रोजेक्ट ऐसे ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं स्टेट्स के प्रपोजल के ऊपर, एंड इस तरह से और भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन किए जाएंगे, ताकि हम इस तरह से अपने स्टेट्स के अंदर हम टूरिज्म को और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ, सॉरी अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो आपका आज का जो होमवर्क रहेगा वो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द नॉन फाइनेंशियल डेट। तो इसको आप पढ़ोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डेफिसिट बजट, तो इसको आप ये आंसर आप जो होगा मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो, राइट। इसके साथ ही मैंने लास्ट वीक भी आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। वो होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम बात करते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की या कैपिटल कंपोनेंट की, इनफैक्ट सिंपल अगर मैं बात करूं तो कैपिटल कंपोनेंट आपका ऐसा कंपोनेंट होता है जो कहीं ना कहीं एसेट या लाइबिलिटी में कुछ इंपैक्ट लेकर आता है, राइट। रेवेन्यू के केस में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम बात करें ना, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये बात सही है? आंसर इज यस, क्योंकि ये वो खर्चा है जो कहीं ना कहीं फिजिकल एसेट्स को यहाँ पे हमारा एक्वायर करने में हमारी हेल्प कर रहा है, लंबे समय तक यहाँ पे बेनिफिट होंगे। और टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना एक तरह हमारे लिए एसेट का क्रिएशन ही है। तो बिल्कुल आपका स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डेट फाइनेंसिंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो आपको मान लीजिए पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग पैसा चाहिए आपको, ठीक है। अब एक पैसा पता क्या हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दो, यू सेल द शेयर्स। अब यहाँ पे क्या किया, आपने अपनी कंपनी की ओनरशिप बेच दी। जब आपने अपनी कंपनी की ओनरशिप बेची है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज इक्विटी फाइनेंसिंग। पैसा आ गया आपके पास इक्विटी के थ्रू। दूसरा हो सकता है आपका डेट फाइनेंसिंग का तरीका, वहां पर भी आप पैसा ले रहे हो, पर कैसे? पैसा आप उधार के फॉर्म में ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ काइंड ऑफ अ लोन, ठीक है ना। आप लोन को रीपे कर दोगे। अब मुझे बताओ, चाहे वो आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग है, चाहे वो आपकी डेट फाइनेंसिंग है, आपके पास पैसा मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ आपके एसेट या लाइबिलिटी में चेंजेस भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने शेयर्स बेच दिए तो सर मेरा एसेट कम हो गया, एंड ऑन द अदर हैंड जब आपने डेट फाइनेंसिंग करी तो सर आपकी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। तो दरअसल में ना ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आपके कैपिटल कंपोनेंट ऑफ द बजट के अंदर आते हैं, ना कि रेवेन्यू के अंतर्गत। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर। एक मैंने और होमवर्क आपको दिया था, वो दिया था आपको ब्लैक मनी के पर्सपेक्टिव से, कि ब्लैक मनी का क्रिएशन होना हमारी सरकार के लिए मुसीबत क्यों है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर ब्लैक मनी होती है तो कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन हो रहा है, ठीक है ना। टैक्स इवेजन मतलब कहीं ना कहीं सरकार को लॉस हो रहा है, और सरकार को लॉस होगा, सरकार के पास पूरा टैक्स का पैसा नहीं आएगा, तो भाई सरकार अलग अलग तरह की स्कीम्स वगैरह कैसे रन कर पाएंगी। तो इसीलिए सरकार को जो रेवेन्यू होता है वो सबसे बड़ा कंसर्न है बिकॉज ऑफ द ब्लैक मनी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बाकी इसकी पीडीएफ जो होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।